हाय एवरीवन, दिस इज अना। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। सो आज का हमारा 6th लेक्चर होगा नीट 2025 केमिस्ट्री के लिए, जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11 के इस चैप्टर को स्टडी करेंगे। तो जिसमें हमने प्रीवियस काफी सारे लेक्चर्स हमने इस टॉपिक के लिए कवर करा था और हमने देखा था बोर्स एटॉमिक मॉडल डेवलप होने से पहले कुछ एरियाज थे, कुछ फेनोमेना थे जिसमें स्टडी करे गए, जिसमें ड्वेल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उस पर हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एमसीक्यू सॉल्व कर लिया, उसके कॉन्सेप्ट देख लिया। और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, प्रॉपर डेफिनेशन, किस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में एटॉमिक स्पेक्ट्रा से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सारा कॉन्सेप्ट हम देखेंगे विद एमसीक्यूज। एग्जाम्पल हमने बहुत सिंपल एग्जाम्पल ले रखा है जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए सारे कॉन्सेप्ट, और सब कुछ जो है आपको एनसीईआरटी बेस्ड मिलने वाला है। जो कंटेंट हम आपको बताएंगे, हर एक लाइन आपके एनसीईआरटी से हमने लिया है, क्योंकि आपको नीट में भी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे कि इसके पहले 2 लेक्चर्स में हमने देखा बोर्स एटॉमिक मॉडल डेवलप होने से पहले कुछ फेनोमेनास थे, कुछ एरिया में स्टडी करी गई, जो कि थे ड्वेल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो ड्वेल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, जिसमें हमने वेव एंड पार्टिकल नेचर पर हमने प्रीवियस वीडियो में काफी सारे कॉन्सेप्ट हमने एमसीक्यूज भी देख लिया। और आज के इस लेक्चर में जो हमारा एम है वो है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, उनके टाइप्स क्या होते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा वगैरह क्या होता है, सब कुछ हम डिटेल में स्टडी करेंगे विद एमसीक्यूज। तो चलिए अब वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। अब हम देखते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो जैसे कि हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम स्टडी कर रहे हैं, तो एटम तो हमने देखा एटम क्या होता है, जो कि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम एटम कहते हैं। अब स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या होता है, इस फिनोमेना को हम स्टडी करेंगे। इस फिनोमेना को हम देखेंगे कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी। तो उससे पहले आपको कुछ एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो पता होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स आपके साथ मेंशन करा है, इसी पॉइंट को हम अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ मीडियम पर। ठीक है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट किस मीडियम पर डिपेंड करेंगे, जिस जो भी मीडियम आप यूज कर रहे हो, हर डिफरेंट मीडियम के लिए स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होगी, ये बता रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एक लाइट बीम को एक मीडियम से दूसरे मीडियम से पास कर रहे हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो उसके ओरिजिनल पाथ है उससे वो डिविएट कर जाएगा या फिर रिफ्रैक्ट कर जाएगा, कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपने क्या करा, एक व्हाइट लाइट की बीम आपने पास करी एक प्रिज्म से, यानी कि आपने क्या करा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में उस लाइट को पास करा। अब जब आपने पास करा प्रिज्म से यहाँ पर, तो आपको कुछ वेवलेंथ्स देखने मिले, कुछ आपको एक कलर्ड बैंड देखने मिला। ठीक है, तो यही कह रहा है, जो कि आपने 9th स्टैंडर्ड में इसको और डिटेल में स्टडी करा होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन अ रे ऑफ व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म, द वेव विथ shorter wavelengths bend more and the one with a longer wavelength। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या बता रहा है, जिसकी जो शॉर्टर वेवलेंथ है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर वॉयलेट की बात करें, वॉयलेट की जो वेवलेंथ है ये शॉर्टर वेवलेंथ है, कम है वॉयलेट की, वॉयलेट बैंड की जो हम देखेंगे यहाँ पर वेवलेंथ, तो ये क्या हो रहा है, ज्यादा बेंड हो रहा है। तो जिसका वेवलेंथ शॉर्टर है वो ज्यादा बेंड होगा, और जिसका कम है, सॉरी, जिसका ज्यादा वेवलेंथ है वो कम बेंड होगा, ये बता रहा है इस पॉइंट में। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स को हम याद रखते हुए, ध्यान रखते हुए हम अब देखते हैं कि स्पेक्ट्रम की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी। अब देखते हैं हम स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन क्या होगी प्रॉपर। तो व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव्स विथ ऑल वेवलेंथ्स इन विजिबल रेंज। A ray of white light is spread out into series of colored band called spectrum। ठीक है, तो यहाँ पर ये डेफिनेशन क्या बता रही है, जो व्हाइट लाइट होती है ये एक जो इनका वेवलेंथ होता है, एक विजिबल वेवलेंथ होता है। ठीक है, विजिबल रेंज होता है इनका। अब इसमें जो व्हाइट लाइट होती है, अगर हम इसको किसी मीडियम से पास करा जाए, तो ये जो व्हाइट लाइट होती है ये स्प्रेड होती है सीरीज ऑफ कलर्ड बैंड में, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो विप्योर।
ठीक है, जैसे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, अगर आपने क्या करा, आपने व्हाइट कलर को पास करा तो सबसे पहले आपको वॉयलेट सबसे डार्क देखने मिलता है, देन इंडिगो, देन वो ब्लू में आ जाता है, फिर थोड़ा और लाइट हो जाएगा तो ग्रीन, देन येलो, देन ऑरेंज एंड देन रेड। इस तरीके से आपको एक व्हाइट लाइट अगर आप पास करते हो प्रिज्म से तो उस केस में आपको सीरीज ऑफ कलर्ड बैंड देखने मिलते हैं और इन्हीं को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब हम वाइड लाइट ऑफ स्पेक्ट्रम के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अब हमने देख लिया स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देख ली। अब हम देखेंगे कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जब एटॉमिक स्पेक्ट्रम की बात आती है तो उसमें आपको कुछ पॉइंट्स जो है वो याद रखना जरूरी है। तो जैसे कि देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब इंटरैक्ट करता है मैटर के साथ, मैटर में क्या होता है, बेसिकली एटम्स और मॉलिक्यूल्स से बनकर मैटर मिला है। तो मैटर के अंदर जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से मैटर को एक्सपोज करेंगे या फिर इंटरैक्ट करेंगे। तो उस केस में एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और वो पहुंच जाएंगे हायर एनर्जी स्टेट में। ठीक है, अब हायर एनर्जी स्टेट में चले गए, मतलब हायर एनर्जी स्टेट क्या होता है, अनस्टेबल स्टेट होता है। तो बहुत देर तक तो हमारे एटम्स मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल स्टेज में नहीं रहते, अपने वो नॉर्मल स्टेट में आते हैं, स्टेबल स्टेट में या फिर लोअर एनर्जी स्टेट्स में आते हैं। तो उसके लिए जब वो लोअर एनर्जी स्टेट में आएंगे, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी स्टेट में आएंगे, तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल क्या करेंगे, अपने एमिट करेंगे एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जैसे कि हमने देखा इसके प्रीवियस लेक्चर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसमें गैमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, तो ये सारा जो था ये हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा था। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखें, जो भी हमने अभी तक पॉइंट देखा, अगर हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है, जब भी किसी मैटर को हम एक्सपोज करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से तो उसमें जो एटम्स और मॉलिक्यूल है वो अपनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। अब वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं मतलब वो हायर स्टेट में चले जाएंगे। हायर स्टेट अनस्टेबल स्टेट होता है, तो उसके लिए उनको लोअर स्टेट में या फिर नॉर्मल एनर्जी स्टेट में आना होता है। तो उसके लिए एटम्स एंड मॉलिक्यूल जब हायर से लोअर में आएंगे तो एनर्जी एमिट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और वो जो रेडिएशन हमें देखने मिलता है, वो जो रीजन होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जैसे कि हमने देखा गैमा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, ये सारे, तो इसी फेनोमेना को कहा जाता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा के कौन से दो मेनली टाइप्स होते हैं। तो देखिए, एटॉमिक स्पेक्ट्रा के टू टाइप्स होते हैं, एमिशन एंड दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, एमिशन स्पेक्ट्रा आप कोई भी एक मैटर लेते हो और उस मैटर को आप एक्साइट कर देते हो जिसकी वजह से वो हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है, जो कि अनस्टेबल स्टेट होती है, इसलिए वो लोअर एनर्जी स्टेट में आना चाहता है जो कि नॉर्मल स्टेट होती है। तो नॉर्मल स्टेट में आने के लिए वो क्या करते हैं, अपनी जो एनर्जी है वो रिलीज करते हैं, एमिट करते हैं उस केस में, तो उसी को हम कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आप किसी भी मैटर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से उसके सामने आप उसे एक्सपोज करते हो। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो जो जितनी उसको जो वेवलेंथ चाहिए उतना वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसको जितनी उसको एनर्जी चाहिए वो एब्जॉर्ब कर लेता है उतनी रेडिएशन, और बाकी की आप वो जैसे कि वैसे हो जाती है। ठीक है, तो जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है मैटर। ठीक है, तो जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो एब्जॉर्ब कर रहा है वही आपको एक आपके स्पेक्ट्रम में वो लाइंस के फॉर्म में इस तरीके से देखने मिलता है। बाकी सारा रीजन आपका ब्लैक होगा, वो नहीं दिखेगा जो बच गया आपका, जो मैटर ने एब्जॉर्ब किया है रेडिएशन, बस वही आपको आपके स्पेक्ट्रम में दिखेगा। तो ये होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। देन नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट, द स्टडी ऑफ एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा रिफर्स टू स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू ही हम एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को स्टडी करते हैं, और इसके थ्रू हम नए नए एटम्स देखते हैं कि फाइंड आउट करा जाता है नए नए एटम्स को। ठीक है, देन स्पेक्ट्रम ऑफ द विजिबल लाइट डिस्कस अबव वाज कंटिन्यूस as all wavelength red to violet of the visible light are represented in the spectra। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा जब हमने व्हाइट लाइट को स्पेक्ट्रम से व्हाइट लाइट को हमने प्रिज्म से पास करा
तो हमें जो दिख रहा था कि सारे हमें विजिबल रेंज दिख रहे थे कुछ इस तरीके से, ठीक है, स्पेक्ट्रम से हमें जब हमने व्हाइट लाइट पास करा तो हमें जो ये सारे दिख रहे थे जो कि रेड टू वॉयलेट थे, ये सारे कंटिन्यूअस थे। ऐसा नहीं कि पहले आपको रेड दिख रहा है, फिर कुछ देर बाद आपको नीचे गैप दिख रहा है, फिर कुछ और कलर दिख रहा है, येलो ग्रीन ऑरेंज दिख रहा है, फिर येलो दिख रहा है, नहीं, कंटिन्यूएशन में आपको दिख रहा है हर एक कलर। ऐसा नहीं कि बीच में पहले गैप आ जा रहा है, ब्लैक दिख रहा है, फिर कोई और कलर दिख रहा है, फिर ब्लैक दिख रहा है, नहीं। तो इसे क्या कहते हैं हम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, ठीक है। Whereas the emission spectra of atoms in the gas phase, on the other hand, do not show a continuous spread of wavelength from red to violet. अगर हम emission spectra की बात करें तो उस केस में आपको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा नहीं दिखेगा, पहले कुछ दिखेगा एंड देन उसके बाद आपको कुछ लाइन दिखेंगे, जितनी फ्रीक्वेंसीज और जितनी वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर एमिट कर रहा है, बस उसी की आपको यहाँ पर लाइन के फॉर्म में आपको स्पेक्ट्रा दिखेगा, बाकी सारा आपको ब्लैकिश दिखेगा। उसकी भी डायग्राम हम नेक्स्ट स्लाइड में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट है, they emit light only at specific wavelength with dark spaces between them. Such spectra are called line spectra or atomic spectra because the emitted radiation is identified by the appearance of bright line in this spectra. ठीक है, यानी कि देखें जैसे कि अगर हम एमिशन स्पेक्ट्रा की बात करें, एमिशन स्पेक्ट्रा में आपको वही वेवलेंथ दिखेंगे और वही आपको स्पेक्ट्रा यानी लाइन के फॉर्म में आपको कलर्ड लाइन दिखकर आएगा आपके स्पेक्ट्रा में, जिनकी एनर्जी एमिट हुई, ऐसे रेडिएशन जिन्होंने एनर्जी एमिट करा है, तो आप उसे उस लाइन के अपीयरेंस से आप उसे आइडेंटिफाई कर पाओगे। और बाकी जो आपको बीच का जो रेंज दिखेगा वो डार्किश दिखेगा यानी ब्लैकिश दिखेगा, ठीक है। तो इसको हम फिगर के थ्रू भी और डिटेल में समझेंगे। देन अब हम देखेंगे एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, उनकी प्रॉपर डेफिनेशन। एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, ऐसा स्पेक्ट्रा और ऐसा सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करता है, एक बार वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले, देन उसके बाद वो सब्सटेंस अपने जो रेडिएशन से और एनर्जी है वो एमिट कर दे इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, उसे हम कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। टू प्रोड्यूस एन एमिशन स्पेक्ट्रम, एनर्जी इज सप्लाइड टू अ सैंपल बाय हीटिंग और बाय इरेडिएटिंग इट। यानी क्या, कोई भी सब्सटेंस है जिसको अगर आप एक्साइट कर रहे हो या फिर आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रम को अगर आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, एनर्जी एक तरीके से आप उसको क्या कर रहे हो, एक्साइट कर रहे हो, तो आप किससे करोगे, बाय हीटिंग, ठीक है, आप उस सब्सटेंस को हीट कर करोगे, ठीक है, या फिर रेडिएट कर उसे आप करोगे, ठीक है, एक्साइट करोगे, रेडिएशन से पास कर एक्साइट करोगे या फिर हीटिंग करोगे, ठीक है। द एटम देयरफॉर गेट एक्साइटेड एंड इट रीच अ हायर एनर्जी स्टेट, जिसके वजह से एटम क्या होगा, आपका एक्साइट हो जाएगा और वो हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएगा। व्हेन एटम रिटर्न्स टू लोअर एनर्जी स्टेट इट एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। जब देखिए हायर एनर्जी, आपने इसको क्या करा, आपने हीट कर या फिर कोई रेडिएशन से आपने उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को आपने क्या करा, एक्सपोज करा, तो उसकी वजह से आपने उसको एक एक्साइट करा, उसको आपने एक एनर्जी सप्लाई करी, जिसकी वजह से वो एक्साइट होकर हायर एनर्जी स्टेट में चला गया। हायर एनर्जी स्टेट जो होता है वो अनस्टेबल होता है, इसीलिए जो हमारे एटम्स है ये लोअर एनर्जी स्टेट में आते हैं, जो कि नॉर्मल और स्टेबल स्टेट होता है, और जिस केस में वो एनर्जी को एमिट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और जो स्पेक्ट्रा आपको मिलता है उसी को कहते हैं हम एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। देन उसके बाद एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की अगर हम बात करें, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, आप किसी भी सैंपल को जब आप रेडिएशन से पास करते हो तो वो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेता है एक सर्टेन वेवलेंथ पर, तो उसी को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है, एक तरीके से। द मिसिंग वेवलेंथ व्हिच करस्पॉन्ड्स टू द रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय मैटर लीव द डार्क स्पेस इन द ब्राइट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो देखिए जितना आपने कुछ किसी सैंपल को आपने रेडिएशन से एक्सपोज करा और जो वेवलेंथ उन्होंने एब्जॉर्ब करी, जितनी जितनी रेडिएशन उन्होंने एब्जॉर्ब करी वो सर्टेन वेवलेंथ पर, उसी का बस आपको स्पेक्ट्रा दिखेगा। बाकी जो रिमेनिंग रीजन है वो आपको स्पेक्ट्रा में क्या दिखेगा, एक आपको डार्क स्पेस दिखेगा या फिर ब्लैकिश स्पेस आपको दिखेगा, जैसे कि यहाँ पर कहा है, और इसी को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है।
अब देखिए जैसे कि हमने देखा एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है। तो एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की जो ये इमेज है, अगर आप इसे देखोगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अगर एमिशन स्पेक्ट्रा की यहाँ पर हम बात करें तो हम पहले क्या करते हैं, कोई भी हमारा जो सैंपल है, कोई भी किसी भी सब्सटेंस को हम एक्साइट कर देते हैं, यानी मैटर वगैरह को हम एक्साइट कर देते हैं, और अगर हम उसे किसी मीडियम से पास करें तो वो जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पर आता है तो वो कुछ रेडिएशंस जो है ये एमिट करता है। ठीक है, तो जो रेडिएशंस होते हैं वो सर्टेन फ्रीक्वेंसीज पर उनकी जो रेडिएशंस की वेवलेंथ होती है तो वो कुछ इस फॉर्म में होती है, जैसे कि यहाँ पर आप देखते हैं जो उनकी जो वेवलेंथ है वो यहाँ पर उसको आपका स्पेक्ट्रा जो है ये लाइन स्पेक्ट्रा के फॉर्म में आपको देखने मिलता है जब जो हमारा सैंपल है वो एमिट करेगा, तो उसी को हम कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात करा जाए तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को अगेन किसी लाइट सोर्स से हम एक्सपोज करते हैं, और उसके बाद अगर हम उसे किसी मीडियम से पास करेंगे तो जो वो एक्सपोज करा है रेडिएशन, उस रेडिएशन के हमको सर्टेन वेवलेंथ्स देखने मिलेंगे, और जो बाकी रिमेनिंग है वो आपको ब्लैकिश पार्ट में देखने मिलेगा। ठीक है, और ये जो सारे स्पेक्ट्रम है आपको ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दोनों में आपको लाइन फॉर्म्स आ रही है। इससे ये कंक्लूड करा गया कि एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है ये लाइन स्पेक्ट्रम भी इसे कहते हैं। ठीक है, और जैसे हमने देखा कि अगर हम व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम देखें तो व्हाइट लाइट का क्या होता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। जैसे हमने देखा विबग्योर, वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, लेकिन एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है ये डिसकंटिन्यूस होता है। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर एटम का स्पेक्ट्रम आपको लाइन स्पेक्ट्रम के फॉर्म में देखने मिलता है, इसीलिए एटम के स्पेक्ट्रम को लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने देखा एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा के हमने टाइप्स देखे, एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एंड देन हमने उसकी डेफिनेशंस देखे। एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जिसमें हमें जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो लाइन के फॉर्म में मिलता है, तो इसीलिए लाइन स्पेक्ट्रम को अब हम और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो लाइन स्पेक्ट्रम, यहाँ पर देखिए लाइन स्पेक्ट्रम फॉर हाइड्रोजन। तो लाइन स्पेक्ट्रम के लिए हाइड्रोजन एलिमेंट को क्यों चूज करा, क्योंकि हमारे पीरियोडिक टेबल में सबसे सिंपलेस्ट जो एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन, जिसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसीलिए हाइड्रोजन को चूज करा गया लाइन स्पेक्ट्रम के लिए। तो देखते हैं अब हम लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है when an electric discharge is passed through gaseous hydrogen, hydrogen molecule dissociate। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को चार्ज करा जाए, ठीक है, एक करंट पास करा जाए उसमें, तो जो गैशियस हाइड्रोजन होता है जो कि H2 मॉलिक्यूल होता है वो डिसोसिएट यानी ब्रेक हो जाता है। वो H2 मॉलिक्यूल जो है H एटम में यानी हाइड्रोजन एटम में वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए द एनर्जेटिकली excited hydrogen atom produce emit electromagnetic radiation of discrete frequency। ठीक है, यानी कि जो हाइड्रोजन एटम थे उसको हमने जब एक्साइट करा, उसे हमने जब एनर्जी दिया, और जब वो एक्साइट हो गया तो वो अनस्टेबल स्टेट में हो गया। देन उसके बाद स्टेबल स्टेट में आने के लिए उन्होंने क्या करा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करा। तो ये कुछ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर इन्होंने जो रेडिएशंस थे वो एमिट करा, यही बता रहे हैं। तो जो फ्रीक्वेंसीज है या फिर वेवलेंथ है तो उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा जो इन्होंने एमिट करा है। ठीक है, जो भी एलिमेंट एमिट करेगा, जो एटम जो भी एमिट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो सर्टेन फ्रीक्वेंसीज पे उनकी कुछ वेवलेंथ्स होंगी, तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है ऑल सीरीज ऑफ लाइन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कुड बी डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन है जिसके थ्रू आप इनके वेवलेंथ को आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो फॉर्मूला क्या है, 1 by लैम्डा इज इक्वल्स टू r इंटू 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर लैम्डा क्या होगा, वेवलेंथ होगा। ठीक है, और आर क्या होगा, ये है रेडबर्ग्स कांस्टेंट। आर होता है रेडबर्ग्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। ठीक है, ये रेडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है, और यहाँ पर इसका यूनिट होता है मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स किस लिए होगा, क्योंकि हमें पता है 1 लैम्डा का क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर वो ऊपर चले जाएगा क्योंकि लैम्डा नीचे है, इसलिए मीटर इनवर्स हो जाएगा आर का यूनिट। और n1 n2 का कोई यूनिट नहीं होता है, ये डिस्क्राइब करता है कि किस ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब अगर बात करा जाए आपको वेवलेंथ पता करना है, तो ये सीरीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एनसीईआरटी में भी ये टेबल को इन्होंने मेंशन करा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये टेबल क्या बताता है
देखिए, जब भी आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करेगा, देखिए ऑर्बिट नंबर 1 से फ्रॉम एनी हायर एनर्जी ऑर्बिट दैट इज 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में जब यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑर्बिट में कोई भी हायर एनर्जी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट हो रहा है, तो उस सीरीज को हम कहेंगे, और उस सीरीज ऑफ रेडिएशन को हम कहते हैं लाइमन सीरीज, ठीक है। और लाइमन सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, ये देखिए यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करता है। उसी तरीके से बाल्मर सीरीज, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिट सेकेंड ऑर्बिट में होता है, फ्रॉम हायर से ही सेकेंड में आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1 से 2 में जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड के बाद क्या आता है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, उस तरीके से, तो वहां से आपके सेकेंड में आएगा, तो उसे हम उस सीरीज को हम कहते हैं बाल्मर। एंड ये आपको विजिबल रेंज में दिखने मिलेगा आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, विजिबल रेंज जिससे कि आप आपके आईज से देख सकते हो, ठीक है। देन पास्चन जब भी आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करेगा ऑर्बिट नंबर 3 में फ्रॉम एनी अदर हायर एनर्जी ऑर्बिट, ठीक है। यानी 3 के बाद क्या आएगा, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, वहां से अगर 3 ऑर्बिट में ट्रांजिट कर रहा है आपका इलेक्ट्रॉन, तो उसे हम कहते हैं पास्चन सीरीज, और ये आपको इंफ्रारेड रीजन में देखने मिलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा के रीजन में, ठीक है। तो उसी तरीके से ब्रैकेट क्या होता है, जो भी आपके जो इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट नंबर 4 में ट्रांजिट कर रहे हैं, जैसे 5, 6, 7, 8 उस तरीके से फोर्थ ऑर्बिट में, तो उसे हम कहते हैं ब्रैकेट सीरीज, जो कि आपको अगेन इंफ्रारेड रीजन में देखने मिलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के। उसी तरीके से पी ये भी उसी तरीके से है, सेम जैसे अभी हमने देखा, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट होता है फिफ्थ ऑर्बिट में, और हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट जैसे कि 6, 7, 8, 9, तो वहां से आपके फिफ्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट होगा, उसी को हम कहते हैं पी सीरीज। और ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा के इंफ्रारेड रीजन में ये भी आपको देखने मिलते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि लाइन स्पेक्ट्रम के लिए आपको याद रखना है। अब ये लाइमन, बार्मर, पास्टर, ब्रैकेट, पी किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिट होता है, नेक्स्ट स्लाइड में हम फिगर के थ्रू और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो देखिए, जैसे कि अभी हमने जो पॉइंट्स देखा, तो अगर आप इस फिगर से देखते हो कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिट होता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में, तो आपको इस फिगर से और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, जैसे कि हमने कहा, जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करेगा ऑर्बिट नंबर 1 में फ्रॉम एनी हायर एनर्जी ऑर्बिट दैट इज 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, तो उस रेडिएशन को हम कहते हैं जैसे कि लाइमन सीरीज, क्योंकि ये इनका फर्स्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑर्बिट में होता है लाइमन सीरीज, तो यहाँ पर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से जहां पर भी फर्स्ट में आएगा तो वो लाइमन सीरीज होगा, उस तरीके से। उसी तरीके से सेकेंड ऑर्बिट का कुछ इस तरीके से, जो कि हमने कहा ये विजिबल रेंज में आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लाई करता है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर इनको आपके आई से देख सकते हैं, उस तरीके से पास्चन सीरीज, ठीक है, ब्रैकेट, पी तो आप यहाँ से इस फिगर से आप देख सकते हैं, उस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिट होता है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्बिट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, देन उसके बाद आपको डिफरेंस जो है इनका कम देखने मिलता है, ठीक है। तो यही है लाइन स्पेक्ट्रम फॉर हाइड्रोजन एटम। हम देख लीजिए, हम लाइन स्पेक्ट्रा के लिए कुछ कंक्लूजन्स देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, of all the elements hydrogen atom has simplest line spectrum become more and more complex for heavier atom। तो यहाँ पर ये पॉइंट क्या कह रहा है, हमारा जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन एटम एक ऐसा एटम है जिसका सबसे सिंपलेस्ट लाइन स्पेक्ट्रम है। क्योंकि अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें जाए, तो क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसीलिए इनका जो लाइन स्पेक्ट्रम है ये सिंपलेस्ट होता है। एंड लाइन स्पेक्ट्रम बिकम मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स फॉर हैवियर आइटम, यानी कि आप जैसे कि अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले और ज्यादा ऐसा एलिमेंट जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, जैसे आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे, तो हैवियर आइटम के लिए लाइन स्पेक्ट्रम जो है ये कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है, इसलिए इन्होंने हाइड्रोजन आइटम को लिया लाइन स्पेक्ट्रम के लिए। देन कुछ यहाँ पर लाइन स्पेक्ट्रा के कुछ फीचर्स हम हैं, ये भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट इज यूनिक, ठीक है। तो लाइन स्पेक्ट्रम में हर एक एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रम यूनिक होता है। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स है, अगर हमारे फिंगरप्रिंट्स लिया जाए तो हर एक ह्यूमन का फिंगरप्रिंट डिफरेंट होता है, उसी तरीके से लाइन स्पेक्ट्रा का हर एक एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रा भी यूनिक होता है। एंड देयर इज रेगुलरिटी इन दी लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ ईच एलिमेंट, यानी हर एक एलिमेंट के लाइन स्पेक्ट्रा का एक पैटर्न होता है, ठीक है। अब बात करा जाए यहाँ पर
फॉर्मूला की जो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है उनका किस तरीके से फॉर्मूला होगा, आप किस तरीके से उन्हें उनका वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज क्या होता है, जो कि हमने देखा इसके पहले भी लेक्चर में, जो कि होता है हीलियम प्लस, ठीक है, लिथियम 2+, इस तरीके से जो आयन्स होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो, तो वो होते हैं हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है 1/λ इज इक्वल्स टू r इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n² माइनस 1/n², ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है जिसमें यहाँ पर एडिशन करा गया z का। z क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो आपका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आ रहा था 1/λ इज इक्वल्स टू r इंटू 1/n² माइनस 1/n²। अगर हम जैसे कि हीलियम लेते हैं, ठीक है, तो z की वैल्यू 2 आएगी, लिथियम में 3, बेरिलियम में 4, तो इस तरीके से यहाँ पर z की वैल्यू आपको पुट करना है, ठीक है। देन उसके बाद लाइन स्पेक्ट्रा एस्टैब्लिश दैट the electron energy level are quantized। तो लाइन स्पेक्ट्रा ये बताता है हमें, इसलिए एस्टैब्लिश करा गया कि इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है हर एक ऑर्बिट में क्वांटाइज्ड है, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा हर एक इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट में एनर्जी होती है वो कांस्टेंट एनर्जी से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, और यही लाइन स्पेक्ट्रा यही बताता है इनकी एक फिक्स्ड एनर्जी होती है, यानी जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है जो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, इनकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, फिक्स्ड होती है, ठीक है। यानी कि आपको कुछ एनर्जी ही फिक्स देखने मिलेगी, ऐसा नहीं कि हर एक वैल्यूज लाई करे। तो ये होते हैं, ये है कंक्लूजन्स फॉर लाइन स्पेक्ट्रम। अब देखिए जितना भी हमने अभी तक स्टडी कर लिया, अब हम कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से हमारे बिल्ड करेंगे एमसीक्यूज के थ्रू, सो दैट आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से और समझ में आएगी। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एन एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। यानी एक तरीके से यहाँ पर हमें एटॉमिक स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन दी गई है, हमें पता करना है कि कौन सी करेक्ट डेफिनेशन होगी, ठीक है। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, अ सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट लाइन, ठीक है, यानी कि एक सीरीज है जिसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट लाइन देखने मिलती है, और वो लाइन क्या इंडिकेट करती है, जो हमारे रेडिएशंस होते हैं उनके कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ को डिस्क्राइब करती है, रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन क्या हो गया, सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट लाइन रिप्रेजेंटिंग स्पेसिफिक वेवलेंथ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी तो करेक्ट हो जाएगा, लेकिन जो रिमेनिंग ऑप्शन है जो कि इनकरेक्ट ऑप्शन है उसे भी हम एक बार देख लेते हैं, सो दैट आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो ऑप्शन ए है कंटिन्यूअस बैंड ऑफ कलर्स। कंटिन्यूअस बैंड ऑफ कलर क्या होता है, जैसे हमने व्हाइट लाइट का देखा, अगर हम व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम देखते हैं तो हमें व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस बैंड में मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं विबग्योर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें व्हाइट लाइट के बारे में नहीं पूछा, हमें एटॉमिक स्पेक्ट्रम के लिए पूछा है, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। उस तरीके से ऑप्शन सी, स्पेक्ट्रम दैट इज ओनली विजिबल इन द अल्ट्रावायलेट रेंज। अल्ट्रावायलेट रेंज में जो विजिबल स्पेक्ट्रम है वही हमें दिखते हैं क्या, नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन डी, स्पेक्ट्रम दैट इज सेम फॉर ऑल एलिमेंट्स, ठीक है। तो ऐसा स्पेक्ट्रम जो के सारे एलिमेंट्स के लिए सेम हो, नहीं। एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट लाइन रिप्रेजेंटिंग स्पेसिफिक वेवलेंथ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, when an electron in an atom moves from a higher energy level to lower energy level, what is emitted, ठीक है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता है हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी पर, तो वो क्या एमिट करता है। तो हमने देखा जब भी हम किसी एटम को देखते हैं, अगर हमने उसको एक्साइट करा तो वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो रेडिएशन एमिट करता है, ये हमने देखा। तो रेडिएशन क्या होता है, लाइट होते हैं, फोटॉन्स होते हैं, रेडिएशन इज नथिंग बट फोटॉन्स। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अ फोटॉन, ठीक है। नेक्स्ट, what type of spectrum is observed when white light passes through a gas sample, ठीक है। तो देखिए जब गैस सैंपल से हम व्हाइट लाइट पास करें तो हमें किस टाइप का स्पेक्ट्रम देखने मिलता है, ये हमें बता रहा है। तो देखिए जब भी हम गैस सैंपल से कोई भी तरीके की लाइट हम पास करें या फिर व्हाइट लाइट पास करें तो हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ये ऑब्जर्व करने मिलता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने मेंशन करा है। तो देखिए जब भी हम जैसे यहाँ पर हम और डिटेल में देखते हैं इसका कुछ स्पेसिफिक आंसर, तो देखिए जब भी हम व्हाइट लाइट पास करेंगे गैस सैंपल से तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करने मिलता है, जो कि एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम अपीयर होते हैं विद डार्क लाइंस, ठीक है।
यानी कि जो एब्जॉर्ब हुआ है, जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हुआ है, उसके आपको स्पेसिफिक वेवलेंथ आपको देखने मिलते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक वेवलेंथ वेयर द गैस हैज एब्जॉर्ब लाइट फ्रॉम व्हाइट लाइट सोर्स। ठीक है, जैसे हमने कि डायग्राम में देखा था कि व्हाइट लाइट जो है आपके गैस सैंपल से पास करी जाए तो आपको जो रेडिएशन है वो जो एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, जो रेडिएशन जो एब्जॉर्ब करेगा पर्टिकुलर सैंपल, तो वो जो सैंपल एब्जॉर्ब कर रहा है बस उसी के स्पेसिफिक वेवलेंथ के आपको यहाँ पर आपके लाइट्स देखने मिलते हैं और रिमेनिंग जो पार्ट होता है वो आपके स्पेक्ट्रम में डार्क हो जाता है, यानी ब्लैकिश आपको देखने मिलता है। और जितना स्पेसिफिक वेवलेंथ इन्होंने एब्जॉर्ब करा है व्हाइट लाइट के सोर्स से, बस उतना ही आपको वेवलेंथ और लाइन स्पेक्ट्रा आपको देखने मिलता है। ठीक है, तो यही है आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा किस फेनोमेना का और किस चीज का एग्जाम्पल हमें बताता है। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो होता है ये एग्जाम्पल होता है लाइन स्पेक्ट्रा का, क्योंकि देखिए एटॉमिक स्पेक्ट्रा में हमने देखा कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा के 2 टाइप्स होते हैं, एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रा। और इनकी जो हमें एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के जो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है वो एक लाइन के फॉर्म में मिलता है। किस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं आपने क्या करा, एमिशन स्पेक्ट्रा के लिए आपने किसी सैंपल को एक्साइट करा, अगर आप उसे किसी मीडियम से पास करते हो तो जो एमिट करा है उन्होंने रेडिएशन, उसकी आपको स्पेसिफिक सर्टेन वेवलेंथ देखने मिलती है। उसी तरीके से अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात करें तो यहाँ पर व्हाइट लाइट सोर्स से आप एक सैंपल को एक्सपोज करते हो, तो जिसकी वजह से जो रेडिएशंस होते हैं वो पर्टिकुलर सैंपल एब्जॉर्ब करता है, और जो एब्जॉर्ब करा है उन्होंने रेडिएशन वही आपको उन्हीं के सर्टेन वेवलेंथ्स, यहाँ पर आपको स्पेसिफिक वेवलेंथ्स यहाँ पर देखने मिलते हैं। और जो रिमेनिंग हो जाता है, यानी जितना एब्जॉर्ब करा है और जो रिमेनिंग रेडिएशंस होते हैं उनमें आपको ब्लैकिश पार्ट देखने मिलता है। तो ये लाइंस के फॉर्म में आता है। एटम का स्पेक्ट्रा जो होता है आपको लाइंस के फॉर्म में देखने मिलता है, तो इसीलिए एटम स्पेक्ट्रा जो होता है इट इज एन एग्जांपल ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। अगर उसी तरीके से ऑप्शन बी की बात करें, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा आपको किस चीज का मिलता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा आपको व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रा जो है कंटिन्यूअस मिलता है। ठीक है, बैंड स्पेक्ट्रा अगेन और जैसे हमने देखा एक प्रॉपर आपको जो बैंड मिलता है, या अगर आप व्हाइट लाइट को आप एक प्रिज्म से पास करो तो आपको विबग्योर जो मिलता है उसको बैंड स्पेक्ट्रा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा बोलते हैं। देन ऑप्शन डी, बोथ लाइन स्पेक्ट्रा एंड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, ये मिलता है कि नहीं, सिर्फ आपको लाइन स्पेक्ट्रा मिलता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा में। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइन स्पेक्ट्रा। नेक्स्ट, द वेवलेंथ ऑफ द बाल्मर सीरीज लाइज इन दी। तो देखिए यहाँ पे हमें बताना है कि बाल्मर सीरीज की जो वेवलेंथ है ये किस रीजन में लाई करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, ये हमें बताना है। तो देखिए जैसे हमने ये टेबल देखा, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आप याद कर लीजिएगा। जैसे कि लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट एंड पीफन, ये जो सीरीज है इनके वेवलेंथ किस रीजन में लाई करते हैं हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, ये हमें बताना है। तो देखिए जैसे कि हमें बाल्मर का पूछा है, बाल्मर जो सीरीज है इनकी वेवलेंथ लाई करती है विजिबल रीजन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट, Which of the following series lies in ultraviolet spectrum? ठीक है, सो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम जो कि हमने सीरीज देखा, लाइमन, बार्मर, पास्चर, पीफन, ये इनके सीरीज हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा के किस रीजन में लाई करते हैं ये हमें बताना है। तो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम जो है ये किस सीरीज में आता है ये हमें बताना है। तो देखिए जो सबसे पहले लाइमन और बाल्मर, इन्हीं दोनों का अलग है। अगर हम पास्चन, ब्रैकेट एंड पीफन देखें तो ये तीनों भी सीरीज की जो वेवलेंथ होते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के इंफ्रारेड रीजन में लाई करते हैं, लेकिन लाइमन का अल्ट्रावायलेट एंड बाल्मर का विजिबल। तो हमें यहाँ पर अल्ट्रावायलेट पूछा है, तो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम हमें लाइमन सीरीज में देखने मिलता है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइमन। ठीक है, नेक्स्ट, the wavelength of the first member of the Balmer series in the hydrogen series is lambda. Calculate the wavelength of the first member of the Lyman series in the same
स्पेक्ट्रम। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, बाल्मर सीरीज के लिए हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, जिसके लिए लैम्डा की वैल्यू हमें एज इट इज रखना है। देन उसके बाद हमें फर्स्ट मेंबर ऑफ द लाइमन सीरीज इन द सेम स्पेक्ट्रम, उसकी हमें वेवलेंथ पता करनी है। तो लाइमन एंड बाल्मर दोनों की हमें पता करनी है। तो सबसे पहले हमें बाल्मर के लिए बोला गया है, ठीक है, और बाल्मर में हमें लैम्डा की वैल्यू एज इट इज रखनी है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखिए 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए बाल्मर के लिए n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर हम पता है n1 की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, और उससे हायर n2 की वैल्यू 3 होगी, और यहाँ पर हमने r इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर इसलिए लिया क्योंकि ये हाइड्रोजन के लिए बोला गया है, ठीक है। तो इसलिए हमने z की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 1 होगी, इसलिए हमने z नहीं लिखा फॉर्मूले में, ठीक है। तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r की वैल्यू आपको एज इट इज रखना है, 1 अपॉन बाल्मर के लिए है तो 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर। तो किस तरीके से हो जाएगा r इंटू 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 9, ठीक है। तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू r इंटू 9 माइनस 4 अपॉन 36, ठीक है, आपने एलसीएम ले लिया। तो r इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 अपॉन 36, ठीक है। तो 1 बाय लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 1 बाय लैम्डा हो जाएगा आपका 5r अपॉन 36। अब यहाँ पर आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो किस तरीके से हो जाएगा यहाँ पर, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 36 अपॉन 5r, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लैम्डा की वैल्यू मिल गई, ठीक है, यहाँ पर बाल्मर सीरीज के लिए। अब लाइमन सीरीज के लिए 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू r इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए लाइमन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू क्या होगी 1, तो 1 स्क्वायर माइनस n2 की वैल्यू 2 स्क्वायर, ठीक है। तो r इंटू 1 अपॉन 1 अपॉन 4 हो जाएगा। तो r इंटू 4 माइनस 1 अपॉन 4 एलसीएम लोगे आप, तो r क्या हो जाएगा 3 बाय 4, ठीक है। तो 1 अपॉन लैम्डा। अब हमें लैम्डा की भी वैल्यू निकालनी है, तो हम किसके लिए कैलकुलेट करें, कंफ्यूज नहीं होना है, तो इधर यहाँ पर हम l लिख देंगे लाइमन के लिए, ठीक है। तो लैम्डा l हो जाएगा आपका 3, सॉरी आप इससे क्या करना है, आपको रीअरेंज करना है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 4 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, 4 अपॉन 3r। तो हमने लैम्डा की वैल्यू लैम्डा बाल्मर निकाल लिया। बाल्मर सीरीज के लिए लैम्डा हमें एज इट इज रखना था, और लाइमन सीरीज के लिए भी हमने लैम्डा की वैल्यू निकाली। अब सिंपली हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें इनका क्या लेना है, हमें इनका एक तरीके से रेशो लेना है, ठीक है, हमें इनका एक तरीके से रेशो लेना है। तो रेशो किस तरीके से आएगा हमें ये बताना है। तो रेशो हमें लेना है, तो क्या होगा लैम्डा लाइमन अपॉन लैम्डा बाल्मर के लिए से हमें लैम्डा लिखना है इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए लैम्डा एल की वैल्यू है 4 अपॉन 3r अपॉन, और लैम्डा की वैल्यू है 36 अपॉन 5r, r यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो इसको रीअरेंज करिए तो हो जाएगा आपका 4 इंटू 5 अपॉन 36 इंटू 3, तो 3 1 जा 3 9 जा, तो ये हो जाएगा आपका 5 अपॉन 27, ठीक है, 5 अपॉन 27 लैम्डा एल अपॉन लैम्डा हो जाएगा। लेकिन हमें क्या पूछा गया क्वेश्चन में, फर्स्ट सीरीज ऑफ द लाइमन सीरीज का हमें वेवलेंथ पता करने है, कैलकुलेट द वेवलेंथ, ठीक है, यानी लाइमन सीरीज का हमें वेवलेंथ, तो लैम्डा एल कितना हो जाएगा आपका 5 लैम्डा अपॉन 27, ठीक है। तो यानी यहाँ पर हमारा जो वेवलेंथ है फर्स्ट मेंबर ऑफ द लाइमन सीरीज का हो जाएगा लैम्डा एल इज इक्वल टू 5 लैम्डा अपॉन 27, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर द ऑब्जर्व वेवलेंथ for the hydrogen is 1 upon lambda r into 1 upon 4 square minus 1 upon n square, where n is integral values higher than 4, then it's represent the series. तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, एक तरीके से हमें फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है, 1 upon lambda जो दिया गया है 4 1 upon 4 square minus 1 upon n square, ठीक है, इस तरीके से हमें n2 square, इस तरीके से हमें यहाँ पर वैल्यू दी गई है। अब हमें बताना है यहाँ पर जो n वैल्यू है जो कि हायर देन 4 होगी, n की वैल्यू जो है यहाँ पर हायर देन 4 होगी। अब हमें यहाँ पर बताना है कि किस सीरीज को रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर हमने इस टेबल को देखा, n1 की वैल्यू हमें दी है, n1 की वैल्यू 4 किस
सीरीज के लिए होती है ब्रैकेट सीरीज के लिए। 4 से हायर यानी 5 और 6 से इलेक्ट्रॉन जो है 4 में ट्रांजिट होंगे, ठीक है। तो इस सीरीज को हम क्या कहते हैं, ब्रैकेट सीरीज। तो बस आपको कंफ्यूज करने के लिए फॉर्मूलाज वगैरह आपको दिया है, बस आपको सिंपली ये पूछा है n1 की वैल्यू 4 दी गई है, तो यहाँ पर 4 जो है किस सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, बस आपको इतना दिया गया है इस क्वेश्चन में। तो n जो है यहाँ पर 4 है, नंबर n1 क्या है, 4 है। 4 यहाँ पर ब्रैकेट सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रैकेट, ठीक है। नेक्स्ट, find the wavelength of the electromagnetic radiation that is emitted from an electron relaxes from n is equals to 3 to n is equals to 1, ठीक है। तो यानी इस केस में हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ फाइंड आउट करना है, और जिस केस में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है एमिट हो रहा है n3 से n1 पर, ठीक है। तो इस केस में हमें वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो किस तरीके से होगा, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू, ठीक है, r इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। तो 1 अपॉन लैम्डा, r की वैल्यू क्या होती है, रेडबर्ग कांस्टेंट, जो कि वैल्यू होती है आपकी 1.097 इंटू 10 रेज टू 7, ठीक है, ये वैल्यू होती है आपकी, और 1 अपॉन n1, ठीक है। यानी कि देखिए थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलैक्स हो रहा है और एमिट हो रहा है, यानी कि हायर से लोअर पर आ रहा है। तो यहाँ पर n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो 1 स्क्वायर लिखिए, माइनस n2 की वैल्यू हो जाएगी 3, तो 3 स्क्वायर लिखिए, ठीक है। तो 1.097 इंटू 10 रेज टू 7, आप यहाँ पर 1 अपॉन 1 हो जाएगा, 1 अपॉन 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.097 इंटू 10 रेज टू 7, यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8/9। इसका एलसीएम लीजिए, 9 माइनस 1 अपॉन 9 आ जाएगा, तो 8 माइनस 9 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब 1.097 इंटू, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर 10 रेज टू 7 को अलग लिख लीजिए, ठीक है। 1.097 इंटू 8 अगर आप करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा 8.776 अपॉन 9, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको आप सॉल्व करिए, 8.66 अपॉन 9 जो कि आपका आएगा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 8.776 अपॉन 9 अगर आप करते हैं तो आपका आएगा 0.97511, ठीक है, इंटू 10 रेज टू 7 लिखना है आपको। अब देखिए 1 हमें लैम्डा की वैल्यू पता करनी है, तो लैम्डा अगर पता करोगे तो ये जो वैल्यू है आपकी डिनोमिनेटर में जाएगी, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 0.97511 इंटू 10 रेज टू 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसको आप यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर हम रब करते हैं, स्पेस कम है इसलिए, ठीक है। तो देखिए लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.97511 अगर आप करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 1.025 इंटू 10 रेज टू 7 जो है ये डिनोमिनेटर में, अगर हम इसे न्यूमिनेटर में करें तो क्या हो जाएगा 10 रेज टू -7, और लैम्डा का जो आपका आएगा यूनिट वो होगा मीटर, यानी कि यहाँ पर वेवलेंथ क्या हो जाएगी 1.025 इंटू 10 रेज टू -7 मीटर। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट, Which of the following corresponds to longest wavelength इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ठीक है। देखिए जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तो उस केस में हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगा बताना है, और सारे केसेस हमें दिए गए हैं यहाँ पर ऑप्शन में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 1 पे आ रहा है, ठीक है, यानी 3 से 1 पर आ रहा है, तो वेवलेंथ क्या होगा हमें ये बताना है। n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 यहाँ पर आ रहा है तो क्या होगा, n इज इक्वल टू 4 से 1 पर आ रहा है तो क्या होगा, हमें ये सब बताना है। तो हमें वेवलेंथ पूछा गया है, तो हमें यहाँ पर तो एनर्जी पता है, ठीक है। देखिए ये एनर्जी बताता है कि किस ऑर्बिट से किस और इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजिशन हो रहा है ऑर्बिट्स का, तो ये किस तरीके से इनकी एनर्जी बढ़ते जा रही है। तो एनर्जी और वेवलेंथ का आपको सबसे पहले रिलेशन पता होना चाहिए। तो देखिए E इज इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्डा, हमें ये पता है। तो इस इक्वेशन से हमें क्या पता लग रहा है, E जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है लैम्डा के, यानी जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना कम यहाँ पर वेवलेंथ होगा, और जितनी कम एनर्जी होगी उतना ज्यादा वेवलेंथ होगा, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अगर आप इस फॉर्मूले से देखते हो तो यहाँ पर आपको देखिए ये ट्रिक हमने लगाया, क्योंकि इस फॉर्मूले से अगर आप करोगे तो आप इस क्वेश्चन को 2 मिनट में सॉल्व कर पाओगे, वरना आप इस फॉर्मूले से भी जा सकते थे। 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू
r इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। आपको इस फॉर्मूले से जाना पड़ता है जो कि काफी लेंदी कैलकुलेशन हो जाता है और आपका टाइम बहुत लग जाता है। ठीक है, तो नीट में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, तो इसीलिए आपको ये वाली ट्रिक यूज करना है, इस वाले फॉर्मूले से देखना है। अब हमें बोला जा रहा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा जा रहा है, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है यानी कि वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो हमें क्या देखना है कि किस किस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किसका कम है, किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में। ठीक है, तो अगर आप n3 से n1 में देखते हैं, यानी 3 से अगर 1 में देखते तो काफी एनर्जी है। ठीक है, ये 3 से 2 में, 3 से 2 में बस इतना ही है। 4 से 1 में, 4 से 1 में काफी ज्यादा है अगेन। ठीक है, यहाँ से अगर देखते हम तो यहाँ तक, उसी तरीके से 5 से 1 में, 5 से यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए सबसे कम क्या दिख रहा है हमें, ये वाला दिख रहा है, यानी n3 से n2 में एनर्जी कम है, यानी कि एनर्जी सबसे कम है, तो लैम्डा क्या होगी, लैम्डा की वैल्यू यानी वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। इसीलिए n3 से n2 में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा तो उस केस में उनकी एनर्जी कम होगी और वेवलेंथ ज्यादा होगा। तो यही क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, n = 3 to n = 2। एंड दैट्स इट। इस लेक्चर को अब हम यही एंड करते हैं। आपके जो भी क्वेश्चन हैं, आपके जो भी क्वेरीज है, आप हमें कमेंट कर कर पूछ सकते हो। आपका जो भी डाउट है आप हमें पूछ सकते हो, हम आपके कमेंट को जरूर रिप्लाई देंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।